हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? चलो तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर रेडियो एक्टिविटी। देखिए आपको बताऊं, रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में एज वेल एज केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में इसके क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिजिक्स में हर साल आता है। होता क्या है कि रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, मतलब इसमें न्यूक्लियस चेंज होता है। जैसे काइनेटिक्स में क्या होता था कि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते थे, वैसे ही रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना भी आपने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था काइनेटिक्स में, सारा का सारा यहां यूज होगा, बिकॉज रेडियो एक्टिविटी इज अ सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई? तो होता क्या है कि अगर हम थोड़ा सा बात करें कि केमिकल काइनेटिक्स, देखना थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं कि भाई केमिकल काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी में क्या रिलेशन है। सो केमिकल काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी, देखो न्यूमेरिकल वाला पार्ट यहां से हो जाएगा। ए से बी रिएक्शन, यहां भी ए से बी रिएक्शन। यहां t इक्वल टू 0 पे याद करिए, ए नॉट यहां 0, t इक्वल टू टी पे ए आता था। याद करो, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन होता था, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए एट t इक्वल टू टी होता था। यहां पे t इक्वल टू 0 पे n नॉट, t इक्वल टू टी पे n। अब ये क्या है? जो n नॉट है इसको बोलते हैं इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी इनिशियल न्यूक्लियस कितने थे, या हम कहें कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, बिकॉज हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है और ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टी इक्वल टू टी पर। देखो इतनी बात क्लियर। अब यहां याद करो, अपन लिखते थे माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए, याद आया? बिल्कुल सिमिलर आप यहां क्या लिखोगे, माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू लेमडा एन। ये देखो फर्क, देखो केवल के की जगह लेमडा, ए की जगह एन। तो यहां लेमडा को बोलते हैं हम लोग डीके कांस्टेंट। क्या होता है? डीके कांस्टेंट। और ये एन तुम्हें पता है, और इसको बोलते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो ये एक्टिविटी, ध्यान रखिएगा। माइनस डी एन बाई डी टी को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। सो यहां से आप लिख सकते हो कि n का वैल्यू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी होगा। याद करो, क्यों ऐसे क्यों लिख दिए? क्योंकि आपको पता है k इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू क्या होता है, a नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। तो यहां n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी हो जाएगा। और यहां से आप लिख सकते हो कि लेमडा का वैल्यू 2.303 बाई टी लॉग n नॉट बाई n। देख लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि जितना भी हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा था, सारा का सारा यहां इन्वॉल्व होगा। देख लीजिए, तो ये बेसिक काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी का रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ये क्या है। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान सुनिएगा, तो एग्जैक्टली में क्या होता है कि भाई देखिए, एक तो जितने रेडियो एक्टिविटी में फॉर्मूले थे आपको बता देते हैं। ये फॉर्मूला हो गया। एक आपने पढ़ा होगा काइनेटिक्स में ए इक्वल टू ए नॉट बाई 2 की पावर n, याद आ रहा है? और यहाँ टोटल टाइम आता है n इंटू टी हाफ। ये फॉर्मूला देखो। दूसरा टी हाफ का वैल्यू आएगा 0.693 बाई लेमडा। ये देखो, सारे वही फॉर्मूले हैं जो फर्स्ट ऑर्डर में हमने पढ़े थे। एक आएगा टी एवरेज, एवरेज लाइफ, ये होता है 1 बाई लेमडा। ध्यान रखना, एवरेज लाइफ क्या होता है बेटा? 1 बाई लेमडा। काइनेटिक्स में भी यूज कर सकते हैं 1 बाई के। क्लियर? यहां तो बस समझ में गई। देख लो, तो ये फॉर्मूले वाला काम आया। दूसरा जो है, इसमें हम अगर थोड़ा और बात करें, क्योंकि देखिए आपको बताएं रेडियो एक्टिविटी में क्रैश कोर्स में अपने को एक लेक्चर मिला है, तो एक लेक्चर में कोशिश करूंगा कि जितना एक एग्जाम में आता है
वो आपको मैं सब बता पाऊँ। सो आगे देखिए, एक होगा स्पेसिफिक रेट एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी। दोनों का मतलब समझिए, ये यूज किया जाता है काइनेटिक्स में, इन केमिकल काइनेटिक्स specific rate is the rate of reaction at unit concentration of the reactant। ये देखिए, कहने का मतलब ये कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर अपन बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये होता है k a की पावर n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो इफ a का वैल्यू 1 मोलर कर दें तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन k के बराबर हो जाएगा। यानी कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि स्पेसिफिक रेट क्या होता है तो रेट कांस्टेंट होता है, उसी को वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी बात करें कि यार ये स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है, तो इसका मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज नोन एज स्पेसिफिक एक्टिविटी। चेक करें, क्लियर है भाई। सो यानी अगर 1 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी निकालोगे तो उसको हम स्पेसिफिक एक्टिविटी बोलते हैं। सपोज आपके पास रेडियम है 226 वाला और इसकी आपको एक्टिविटी निकालनी है, स्पेसिफिक एक्टिविटी। इसका T½ आपको गिवन है 1590 साल, लगभग कहीं कहीं बुकों में 1600 दिया होगा, ठीक है चलेगा। तो देखो स्पेसिफिक एक्टिविटी कैसे निकालिएगा, -dN/dt क्या होता है, लेमडा एन। लेमडा की जगह क्या लिखिएगा, 0.693/1590। एन क्या है, नंबर ऑफ एटम, कितने में, 1 ग्राम में, एवोगाड्रो नंबर। देखो अब इसको अगर अपन 0.693/1590 ईयर्स, 365 डेज, 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकेंड, ये देखो सेकेंड में आ गई हाफ लाइफ, और इंटू 1/226 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.7 इंटू 10 की पावर 10 dps। ये देखो, ये है -dN/dt। ये होती है स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियम। समझ में आया। अब कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आता है स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर। स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर की बात करें कि यार स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, तो देखो अगर आपको कभी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर निकालना है तो इसका मतलब होता है मिक्सचर का 1 ग्राम लीजिए। मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम है, किसका, ए और बी का, यानी मिक्सचर किसका है, ए और बी का। ए और बी दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अच्छा एक बात और समझो, अगर इनमें से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता तो हम उसी की एक्टिविटी निकालते और उसका 1 ग्राम नहीं लेते, जो 1 ग्राम में जो ग्राम होता वो लेते। तो यहां से जो एक्टिविटी आएगी वो आएगी लेमडा ए एन ए प्लस लेमडा बी एन बी, यानी लेमडा एन है ए की एक्टिविटी, बी की एक्टिविटी। तो यहां से 0.693/T½ ऑफ ए, देखिए इनटू
Na एवोगाड्रो नंबर नहीं है, ध्यान रखना। Na क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A। अगर मान लीजिए 1 ग्राम में x ग्राम A है तो x डिवाइडेड बाई Ma का मतलब एटॉमिक वेट ऑफ A इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि ये मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर एटम देगा, प्लस 0.693 बाई टी हाफ ऑफ B इंटू 1 माइनस एक्स बाई MB इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए, दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर गिवन है और परसेंटेज ऑफ A और B पूछा है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर आप यहां रख दीजिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो ये है स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर। क्या भी बात समझ में आ गई? स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर क्लियर है? सबको बात क्लियर है? देख लो भाई। सो यहां से यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो पहला है क्यूरी। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CI। 1 CI इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर 10 DPS। ध्यान रखना, जो अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे हम। फिर दूसरा यूनिट होता है इसका रदरफोर्ड। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है RD एंड 1 RD का वैल्यू 10 की पावर 6 DPS। एंड तीसरा यूनिट होता है इसका बेक्यूरल। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BQ एंड 1 BQ का वैल्यू 1 DPS। ध्यान रखिएगा, क्लियर? और यही इसका SI यूनिट होता है। इट इज अ SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कभी ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना बस। क्लियर? समझ में आ गया? तो यूनिट की बात हो गई। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब ये अपने आप होता है, यानी लेमडा जो होगा वो टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि रेट कांस्टेंट कैटलिस्ट और टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। कहने का मतलब ये कि लेमडा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। दिस मीन्स Arrhenius equation is not valid for रेडियो एक्टिविटी। ये देखिएगा, आर्हेनियस इक्वेशन रेडियो एक्टिविटी में वैलिड नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो है आप याद करो, अपन सीरीज पैरेलल ये सब पढ़े थे ना, तो यहां भी काम करेगा। बस के की जगह लेमडा कर देना है, ए नॉट की जगह एन नॉट और ए की जगह एन, बस इतना सा डिफरेंस है। तो देखो एक क्वेश्चन आया आईआईटी में, आईआईटी फिजिक्स का क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन किस में आया? फिजिक्स में। तो क्वेश्चन क्या था कि आपको दिया था ln माइनस dn बाई dt वर्सेस टाइम ईयर्स में, और इस लाइन का स्लोप दिया था -½ एग्जैक्टली में स्लोप दिया नहीं था, बट ऐसे लाइन लिखी थी कि आप स्लोप निकाल सकते थे। क्वेश्चन ये है, इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई decreases
टू अ फैक्टर ऑफ p in 4.16 years, then find p। ये क्वेश्चन था। क्लियर है? सो ये बात समझ में आई कि भाई कैसे करना है। ओके, तो अपने को जो है p फाइंड करना है। तो देखो ध्यान सुनो, पहले ये समझें कि यार ये जो दिया है इससे क्या रिलेशन आ सकता है। तो आपको पता है कि n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, एक तो ये होता है। दूसरा जो माइनस डी एन बाई डी टी है ये होता है लेमडा एन। इसको आप लिख सकते हैं लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। देखो अगर दोनों साइड एल एन ले लें तो एल एन माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू एल एन लेमडा एन नॉट माइनस लेमडा टी। चेक कर लो, तो ये तो यही ना है। देखो इसका मतलब स्लोप क्या है, माइनस लेमडा, यानी स्लोप का वैल्यू माइनस लेमडा का वैल्यू माइनस हाफ, यानी लेमडा का वैल्यू हाफ। एक तो ये समझ में आ गया। और जो आपको दिया है वो क्या दिया है, n इक्वल टू एन नॉट बाई टू की पावर n होता है, एंड ये दिया है आपको दिस, ये देखो डिक्रीज बाय टू अ फैक्टर ऑफ p का मतलब ये हुआ ना बेटा, तो 2 की पावर n ही p है। यानी अगर हम यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अगर ये निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, अब वो कैसे निकालेंगे वो अभी बताते हैं। लेमडा आपके पास है, टोटल टाइम आपको दिया है 4.16 आवर्स, तो t इक्वल टू क्या होता है, n इंटू टी हाफ। 4.16 n, टी हाफ की जगह पे लिखना 0.693 बाई लेमडा, 0.693 बाई हाफ। तो यहां n का वैल्यू निकालिएगा तो 3 आएगा। तो p का वैल्यू, आईटी का क्वेश्चन है, एडवांस आईटी एडवांस इंटीजर टाइप 5 नंबर, घटिया क्वेश्चन, दो कौड़ी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, क्या भाई समझ में आ रहा है? देख अगला देखो, पैरेलल रिएक्शन का एक क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे मान लीजिए ए से बी बना, सी बना, डी बना, इसका कह रहा है 35% है, इसका 25% है, इसका 40% है। ठीक है, कह रहा है टी हाफ ऑफ ए का वैल्यू दिया है आपको 10 मिनट। क्लियर है भाई, टी हाफ का वैल्यू दिया है 10 मिनट। कह रहा है फाइंड टी हाफ ऑफ ए टू बी, ए टू सी एंड ए टू डी, और इसी को बोलते हैं पार्शियल हाफ लाइफ। ऐसे भी लिख सकता है कि फाइंड पार्शियल हाफ लाइफ। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3। ध्यान रखना ये क्वेश्चन फिजिक्स में आ चुका है, मतलब डाटा नहीं था, कुछ और ही था, मतलब है था यही, 2 था। केमिस्ट्री में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सो टी हाफ ऑफ ए क्या लिखिएगा, 0.693। याद आया पैरेलल रिएक्शन का, आपको बताया गया था लेमडा इफेक्टिव क्या हो जाएगा, लेमडा से के इफेक्टिव होता था, तो लेमडा इफेक्टिव हो गया लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 लेमडा 3, तो टी हाफ आ गया। इसकी वैल्यू आपको 10 दी है, इसका मतलब लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 का वैल्यू 0.693 बाई 10 आ गई। चेक कर लो भाई, ये आ गया। अब देखो परसेंटेज ऑफ बी दिया है 35, क्या इसको आप लिख सकते हैं लेमडा 1 बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, एंड दिस इज इक्वल टू इंटू 100। क्लियर? क्या यहां से इसकी वैल्यू आपको पता है? देखो पता है, देखो सामने। तो क्या यहां से लेमडा 1 का वैल्यू आ गया 35.35 कर दें, 100 डिवाइड मान लो, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3। चेक करो भाई,
क्लियर है? इसी तरह लैम्डा 2 का जो वैल्यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा वैल्यू आ जाएगा वो 0.25 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। इसी तरह लैम्डा 3 का वैल्यू आ जाएगा 0.4 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। पहले बताओ समझ में आया? देख लो। अच्छा, टी हाफ ऑफ ए टू बी को क्या लिख सकते हैं? 0.693 बाई लैम्डा 1। चेक करो। तो यानी कि 0.693 बाई लैम्डा 1 का वैल्यू 0.35 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। देखो, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू देखो 0.693 बाई 10। तो यहां से 0.693 0.35 0.693 बाई 10, क्या ये और ये ख़त्म? चेक करो। तो ये आ गया 10 बाई 0.35। क्या इस तरह निकाल लोगे? लैम्डा 1 आ गया, लैम्डा 2 आ गया, लैम्डा 3 आ गया, तीनों का हाफ लाइफ, पार्शियल हाफ लाइफ आ जाएगा। क्या कहानी क्लियर है भाई? देख लीजिए। तो ये जो है इस तरह से अपन पार्शियल हाफ लाइफ का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसी तरह सीरीज का प्रोसेस होगा जो अपन ने काइनेटिक्स में पढ़ा है बेटा, वही है, बस के की जगह लैम्डा 1 लैम्डा 2 कर देना है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये रेडियो एक्टिविटी में जो होता है डीके, होता क्यों है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन की बात करते हैं पहले। अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा, पहले अल्फा पार्टिकल की बात करें। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल ऐसे सोचो कि क्या होता है, जैसे हीलियम एटम है। हीलियम एटम, हीलियम एटम क्या होता है? इसमें जो है ऐसे आप लिखते होगे ना 2He4। इसका मतलब होता है इसमें दो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है। तो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और इसमें जो है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो क्लियर? अगर यहां से दो इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो क्या केवल दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन मिलेगा? इसको कहेंगे इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। पहले समझो अल्फा पार्टिकल क्या है। इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, यानी हम कहेंगे कि अल्फा पार्टिकल जो है ये क्या है? ये है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट। It has 2 unit of positive charge। ये देखो क्लियर? पहले अल्फा पार्टिकल क्लियर करो क्या है। अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम का न्यूक्लियस है, 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है बीटा पार्टिकल क्या होता है। पहले समझते हैं हम अल्फा बीटा होते क्या हैं, फिर इनकी बात करेंगे। बीटा पार्टिकल्स, जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये कहेंगे इट इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? इट इज अ
फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ओके, originating from the न्यूक्लियस। अब ये थोड़ी झंझट की बात आती है कि यार फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, ऐसे कैसे भाई? न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो न्यूक्लियस से कैसे आता है? तो एग्जैक्टली में क्या होता है कि देखो, जैसे ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है और बीटा पार्टिकल निकलता है। देखो न्यूक्लियस का क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस का प्रोटॉन है, जब ये न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो ये निकलता है, इसको बोलते हैं बीटा प्लस, और दूसरा नाम है इसका पॉजिट्रॉन। ये देखिए, ये 1930 के आसपास की बात है, जब ये पढ़ा गया, साइंटिस्टों ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा होता है। तब जो है आपको बताएं कि बाद में देखा गया कि ये जो आप 2 बॉडी सिस्टम देख रहे हो, ये 2 बॉडी सिस्टम ना होकर 3 बॉडी सिस्टम होता है, बिकॉज इसमें एनर्जी, मोमेंटम, ये सब कंजर्व होता है और यहां कंजर्व नहीं हो रहा। तो इसके साथ साथ हमेशा एक पार्टिकल और रिलीज होता है, एक में न्यूट्रिनो और एक में एंटी न्यूट्रिनो। अभी याद रखना कि किसमें न्यूट्रिनो किसमें एंटी न्यूट्रिनो, ध्यान रखिए। जैसे निगेटिव है तो निगेटिव टाइप का एंटी न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम क्यू वैल्यू कहते हैं। ये देखिए, ये बाद में भी और पढ़ेंगे, बस अभी समझ लीजिए। गामा रेडिएशन क्या होता है? अगर गामा रेडिएशन की बात करें कि यार गामा रेडिएशन क्या है, सो देखो एक बात समझो, गामा बेसिकली क्या होता है कि ZAM ये कोई कंपाउंड है, और ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। क्या है भाई? एक्साइटेड स्टेट में, और इसकी एनर्जी जो है 100 किलो जूल है। तो जब ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो इसकी एनर्जी मान लीजिए 60 किलो जूल है, तो ये गामा रिलीज हो जाता है 40 किलो जूल का। यानी बेसिकली गामा फोटोन की तरह बेसिकली एनर्जी है। एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है, जो एनर्जी लॉस होती है वो गामा के फॉर्म में निकल जाती है। तो गामा के निकलने से कोई बहुत फर्क नहीं होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर में कोई फर्क नहीं आता। तो पहली बात तो गामा, अल्फा, बीटा, गामा क्या होते हैं, ये बेसिक समझ में आया। देखिए अब ये हुआ कि भाई ऐसे समझो कि ये सब रेडियो एक्टिविटी में अल्फा, बीटा, गामा ये सब निकलते हैं, तो क्यों निकलते हैं? देखो कोई भी प्रोसेस होता है तो स्टेबिलिटी के लिए होता है। हर एलिमेंट चाहता है वो स्टेबल हो जाए। तो अनस्टेबल जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो आप ऐसे समझिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अनस्टेबल है, और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो अल्फा, बीटा, गामा रेडिएट करते हैं, एमिशन करते हैं। सो अब ये हुआ कि भाई कौन सी थ्योरीज हैं, क्या है, तो इसमें जो है कैसे कोई स्टेबल कोई अनस्टेबल होता है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज हैं। ठीक है, इवन ऑड थ्योरी, मैजिक नंबर थ्योरी, इनसे बहुत क्वेश्चन आता नहीं, आप नोट से पढ़ लेना या कहीं यूट्यूब से हमारे लेक्चर देख लेना, टाइम क्योंकि हमारे पास है नहीं पूरा पढ़ाने का। तो जो क्वेश्चन जिसमें आता है वो बात करते हैं, वो है स्टेबिलिटी बेल्ट। स्टेबिलिटी बेल्ट, इसी को N/P रेशियो कहते हैं, N/P रेशियो। क्लियर? अब समझिए, ये क्वेश्चन इसी से आता है एग्जाम में। होता क्या है इसमें कि इसमें ग्राफ बनाया गया एक न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन में, और ये पाया गया कि इफ Z लेस देन इक्वल टू 20 है, देन जनरली मतलब हमेशा नहीं होता, देन जनरली फॉर स्टेबल न्यूक्लियस N/P = 1 आता है। क्लियर? यानी N/P 1 यानी N = P, यानी क्या, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। देखिए, एंड इफ Z greater than 20 देन generally
for stable nucleus n by p greater than 1 and it increases up to 1.52, ये होता है 83 बिस्मथ 209 का, यानी n बाई पी ग्रेटर देन 1 होता है और ये 1.52 तक बढ़ता है इसके लिए, ठीक है। देन जनरली फॉर स्टेबल दिस देखो, यानी कि ये मान लीजिए 20 है, ये 20 है, तो यहाँ 20 तक n बाई पी 1 है, लेकिन जैसे ही आप 20 से ज्यादा जाते हो तो एग्जैक्टली में क्या होता है, 20 से जब ज्यादा जाते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं। जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं तो प्रोटॉन क्या करते हैं बेटा, रिपल करते हैं, आइडेंटिकल है ना, तो उनको ओवरकम करने के लिए न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है, जिससे न्यूक्लियर फोर्स उसके रिपल्सिव फोर्स को क्या करे, डोमिनेट करके स्टेबल बना दे। यानी ये समझिए कि ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, ये n इक्वल टू पी की लाइन है, लेकिन होता क्या है इसमें, ऐसे ये जो है आपको एक स्टेबिलिटी बेल्ट तैयार हो जाता है। देखो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबिलिटी बेल्ट। स्टेबिलिटी बेल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि पता है आपको, जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं या क्लास में या कभी किसी बुक से पढ़े या मास्टर ने पढ़ा है, तो अपने को लगता है कि अगर n बाई पी ग्रेटर देन 1 होगा तो एलिमेंट स्टेबल होगा। कहां तक, अगर n बाई पी 1 से बड़ा और 1.52 से छोटा है तो ये स्टेबल होगा। ऐसा कतई नहीं है, फिर समझ लीजिए, ऐसा कतई नहीं है। लिखा तो है, पहले समझो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सोच के देखो, क्या किसी एलिमेंट का n बाई पी का एक रेंज हो सकता है? कोई भी एलिमेंट हो, क्या उस एलिमेंट का जो n बाई पी रेशियो है, क्या वो एक रेंज में आएगा? अरे बाबू, n और p एक फिक्स्ड वैल्यू होंगी। जब n और p एक फिक्स्ड वैल्यू है तो n बाई पी का रेशियो एक नंबर होगा, एक रेंज नहीं होगी। बोली तो फिर ये क्या, समझो क्या होता है कि आपको क्या होगा कि आपको स्टेबल आइसोटोप दिया होगा। पहले ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है कि if n by p ratio of the element lies, if n by p ratio of the element lies between the stability belt, then nucleus will be stable, and if lies below or above the stability belt, then nucleus will be unstable। ये बात समझ में आती है, लेकिन हर एलिमेंट के लिए एक फिक्स्ड नंबर है। जैसे तुमसे कहा गया कि 13Al27 is a stable nucleus। ये देखिए, अगर ये दिया है कि ये स्टेबल है, इसका मतलब हुआ कि इसका n बाई पी स्टेबिलिटी बेल्ट में है। जब तक आपको किसी आइसोटोप का स्टेबल नहीं पता होगा, तब तक आपको उसका n बाई पी कहां है, कहां लाई करेगा, नहीं पता चल सकता। यानी अगर ये स्टेबल है तो फिर कहा जाए 13Al29 ये अनस्टेबल है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक ही नंबर n बाई पी में आएगा। ऐसा नहीं उसके 4 नंबर, रेंज नहीं होगी, एक नंबर n बाई पी में आएगा। अगर n बाई पी में एक नंबर आएगा तो अगर ये स्टेबल दिया है तो ये अनस्टेबल है। तो क्या ये अनस्टेबल, क्या ये यहां जाना चाहेगा? देखो, अगर ये यहां जाना चाहेगा यानी n बाई पी या तो घटाना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। कैसे चेक करेंगे? इसका n बाई पी देख लो और इसका n बाई पी देख लो, तो इसका n बाई पी ज्यादा है, इसका मतलब n बाई पी को घटाना चाहेगा। तो कुछ चाहेंगे कि n बाई पी बढ़ जाए, क्यों? अगर मान लो यहां है तो n बाई पी बढ़ाना चाहेंगे, तो n बाई पी घटाना चाहेंगे और बढ़ाना चाहेंगे। उसके लिए अपन क्या करते हैं, अल्फा बीटा सब एमिट करते हैं। पहले कहानी समझ में आई? यानी अगर तुमसे कहा गया कि इसका, ये पहले क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि ये स्टेबल है, इसका मतलब स्टेबल है, इसका मतलब इसका n बाई पी स्टेबिलिटी बेल्ट में है। फिर दूसरा अनस्टेबल है, तो वो अनस्टेबल स्टेबल में जाना चाहेगा, या तो n बाई पी को बढ़ा के या n बाई पी को घटा के।
मतलब एक रेंज वाले से काम मत कर लेना कि n बाई पी ग्रेटर देन 1 है तो ऑलवेज स्टेबल होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक पॉइंट होगा, रेंज थोड़ी ना होगी कि यहां से यहां तक हो जाए तो स्टेबल हो जाए। कहानी क्लियर है? देख लीजिए, क्लियर? तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट का काम समझ में आया। अब देखो, अब अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के एमिशन। ठीक है, या एमिशन के पहले आप थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी के बाद एमिशन बताते हैं आपको। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कैसे बाइंडिंग एनर्जी आती है? तो जैसे न्यूक्लियस क्या होता है समझना, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, समझिएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स न्यूक्लियॉन्स। यानी इसके न्यूक्लियॉन से जब न्यूक्लियस बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जैसे दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन मिले और यहां ये बना दिए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ये देखो, क्लियर? अब इसमें एक टर्म आएगा, ध्यान से समझिएगा, क्या टर्म आएगा? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट क्या है? देखिए, ये पाया गया, यानी एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये पाया गया कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, the mass of nucleus is slightly less than the mass of nucleons. क्लियर? ये एक्सपेरिमेंटली ही देखा जा सकता है, क्योंकि इसका मास जो है एक्सपेरिमेंटली पता होना चाहिए। इट इज फाउंड, ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब अगर मास कम आया तो बाकी मास कहां गया? तो वो बाकी मास एनर्जी के फॉर्म में अलग हो गया। एनर्जी, मास और एनर्जी का रिलेशन E इक्वल टू mc², कौन सा? आइंस्टीन वाला। तो यानी जो मास घटा वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर हो गया। तो मास डिफेक्ट क्या होगा? देखो, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये देखिए, तो यहां से जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आएगा वो क्या करोगे? 2mn प्लस mp, ये लो, दो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ये सब दिया होगा आपको। यहां से डेलेम आ गया, समझ में आया? क्लियर? अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ये जो मास डिफेक्ट कारण जो एनर्जी रिलीज हुई है बाइंडिंग एनर्जी है, और इसका डेलेम लिख दिया। तो जो बाइंडिंग एनर्जी है क्या वो डेलेम इंटू c² है। देखो, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? डेलेम इंटू c²। सो अगर हम बात करें कि, ध्यान सुनिएगा, बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1 AMU मास डिफेक्ट, 1 AMU मास डिफेक्ट, 1 AMU क्या होता है? होता है 1/Na ग्राम, लगभग 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। देखिए, तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर AMU, 1 AMU मास डिफेक्ट, ये आएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। चेक करो, तो यहां से आपका आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर 1 AMU मास डिफेक्ट इक्वल टू, सॉल्व सब करेंगे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग, वैसे तो 931.49 आता है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी अगर मास डिफेक्ट 1 AMU हुआ। सो ध्यान सुनिएगा, जनरलाइज करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी फॉर del m
AMU मास डिफेक्ट इक्वल टू क्या लिखिएगा, डेल एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए, यानी आपको क्या करना है, मास डिफेक्ट निकालना है AMU में और 931 से मल्टीप्लाई कर देना है, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? देख लीजिए, एनर्जी इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन का भी पूछा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कैसे, तो वहां भी आप क्या करोगे, मास डिफेक्ट निकाल लो और 931 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मास डिफेक्ट, प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। कैसे निकालोगे वो बता देते हैं। मास डिफेक्ट आता है मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ प्रोडक्ट्स। ये देखिए, क्लियर? रिएक्टेंट के न्यूक्लियस का मास माइनस प्रोडक्ट के न्यूक्लियस का मास, ये किसी न्यूक्लियर रिएक्शन का डेल एम होगा और डेल एम इंटू 931 कर देंगे तो मास डिफेक्ट एनर्जी आ जाएगी। देखिए, कभी आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है तो क्या करिएगा, डेल एम इंटू 931, ये बाइंडिंग एनर्जी है, डिवाइडेड बाई मास नंबर। समझ में आ गया? और एक बात बताएं, कभी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ध्यान रखना, हो सकता है बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो और वो अनस्टेबल हो। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाइंडिंग एनर्जी से मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर ग्राफ खींचें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड मास नंबर, देखो तो इसका जो ग्राफ आता है, ध्यान रखिएगा, जीरो तो खैर होता ही नहीं है, ऐसे। और ये देखिए, ये यहां पे आप देखोगे मैक्सिमम है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हाईएस्ट है, और ये जो होता है ये होता है Fe आयरन। तो आयरन जो है मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है, देख लीजिए। क्लियर है भाई? इसका मतलब ध्यान सुनना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब ग्राफ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ने का मतलब है स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एनर्जी रिलीज्ड होगी, तभी लोअर एनर्जी में आएगा। यानी इफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ इन ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन increases, then energy will be released। देखो, यानी जब हम इधर से इधर जाएंगे तब भी एनर्जी रिलीज होगी, जब इधर से इधर जाएंगे तब भी एनर्जी रिलीज होगी। देखो, क्लियर? एंड इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स decreases, then energy will be absorbed। ये देखिए, क्या बात समझ में आ गई?
कहानी क्लियर है भाई, ध्यान रखना, क्लियर। अब स्टेबल अनस्टेबल बाइंडिंग एनर्जी ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं, बात समझिए। अब इसके बाद करते हैं एमिशन की बात करते हैं कि कैसे कैसे अल्फा एमिशन होता है, कब बीटा एमिशन होता है, गामा एमिशन। सो अल्फा एमिशन, अल्फा एमिशन कब होता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं भाई। अल्फा एमिशन कब होता है, बीटा एमिशन कब होता है? तो देखो, इफ जेड एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 है, ध्यान से, अल्फा एमिशन हमेशा हैवी न्यूक्लियस में होता है। यानी अल्फा एमिशन कब होता है? हैवी न्यूक्लियस में। तो इफ जेड ग्रेटर देन 83 है, इफ जेड ग्रेटर देन 83 है, यानी कि एटॉमिक नंबर 83 से बड़ा है, देन अल्फा एमिशन विल टेक प्लेस। क्लियर है भाई? अगर Z 83 से बड़ा है तभी अल्फा एमिशन होगा, ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है कि जैसे 92U238 से 90TH234 प्लस ये देखिए अल्फा निकला। बैलेंस होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब बैलेंस। और साथ में इसमें निकलेगा Q वैल्यू, ये देखो, क्लियर। यानी ये देखो, यहां से आप देखोगे कि इसका N/P कितना था, 238 माइनस 92/92, और इसका N/P था 234 माइनस 90N/90P। क्लियर। तो यहां से आप देखोगे 1.58 और लगभग 1.6। तो हुआ क्या, देखिए, अगर आप देखो कि यूरेनियम का जो है, यूरेनियम का N/P 1.58 था, 1.58 था, तो स्टेबिलिटी बेल्ट में मैक्सिमम वैल्यू 1.52 तक थी, याद करो। यानी ये ऑलरेडी अनस्टेबल था, ऊपर था, यानी इसको घटा के नीचे लाना था। लेकिन हुआ ये कि अल्फा एमिट करने से N/P और बढ़ गया, मतलब ये और अनस्टेबल हो गया। मतलब समझो, आफ्टर एवरी अल्फा एमिशन न्यूक्लियस बिकम्स मोर अनस्टेबल। ध्यान सुनिएगा, आफ्टर एवरी अल्फा एमिशन न्यूक्लियस बिकम्स मोर अनस्टेबल, दैट्स व्हाई फॉर स्टेबिलिटी बीटा एमिशन विल टेक प्लेस। होता क्या है, आप आगे पढ़िएगा कि बीटा एमिशन एक सिंगल एमिशन है जिसमें N/P घटता है। बीटा एमिशन एक सिंगल ऐसा एमिशन है जिसमें N/P घटता है, बाकी हर एमिशन में N/P बढ़ता है। तो यानी घटाना हो कभी तो केवल बीटा एमिट करेगा। तो N/P पहले बढ़ गया, फिर ऐसे सोचो एकदम से याद है अभी ये तो गड़बड़ हो गया, तो इसका मतलब उसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीटा एमिट करेगा। तो पहले अल्फा देन बीटा, इसीलिए रेडियो एक्टिव सीरीज में अल्फा बीटा एमिट होते रहते हैं। अब बात जरा समझिएगा, ये Q वैल्यू क्या है। Q वैल्यू बेसिकली मास डिफेक्ट इंटू 931 है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मास डिफेक्ट क्या है, मास डिफेक्ट क्या है देखिएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 92U238, ये हो गया रिएक्टेंट में, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 90TH234 प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 2He4 हीलियम, अल्फा पार्टिकल। यही अल्फा पार्टिकल है। ये है डेलम, डेलम इंटू 931, ये आ गई एनर्जी। अब चक्कर ये है कि जो Q वैल्यू आई वो गई कहां, तो देखो, अब एक बात समझा, तुमसे कहा जाए कि इस प्रोसेस में गामा एमिट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस होता है तो पहले कहां जाता है, पोटेंशियल बैरियर पे, एक्साइटेड स्टेट पे। एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो एनर्जी रिलीज करनी है जब ग्राउंड स्टेट में आना है।
तो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो गामा है। बेसिकली ध्यान सुनो, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गामा इज इक्वल टू Q1, then kinetic energy of alpha plus kinetic energy of 90 TH234 plus kinetic energy of gamma is equal to Q। ये देखो, ये है कॉन्सेप्ट, तीनों का सम है Q वैल्यू, यानी काइनेटिक एनर्जी अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ TH इक्वल टू Q माइनस Q1। ये अच्छा, ये Q1 अगर क्वेश्चन में दिया है तभी यूज करना है, नहीं दिया तो जीरो मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हम मानेंगे कि गामा की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, वो निग्लेक्टेबल हो जाएगी। अगर निग्लेक्ट कर देंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है तो रखना ही पड़ेगा। तो देखिए अब क्या होगा कि जो Q माइनस Q1 है, क्या ये हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, एक इक्वेशन। दूसरा मोमेंटम कंजर्व करवा के m1v1 प्लस m2v2 का वैल्यू 0, ये दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेगा, फिजिक्स का काम है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, उसी की जरूरत पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इक्वल टू m-4 बाई m इंटू Q माइनस Q1। ये देखिए m क्या है, m है m इक्वल टू 238। बेसिकली m का मतलब मास नंबर है किसका, अपने पेरेंट न्यूक्लियाई का, जो बिगिनिंग में लिया गया है, देख लीजिए। क्लियर? एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 90 TH234 इक्वल टू आएगा 4 बाई m इंटू Q माइनस Q1। चेक कर लीजिए। क्लियर? Q1 याद है ना, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गामा। दी है तो बहुत बढ़िया, नहीं दी है तो हटा दो। क्लियर? इस तरह से अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आप देखिए, बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल आपको बताया गया था इट इज अ निगेटिवली चार्ज एलिमेंट। सो होता क्या है इसमें, देखिए जैसे 6C14 से 7N14 प्लस बीटा पार्टिकल प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस Q वैल्यू, ये देखिए। तो यहां पे आप देखिएगा कि N बाई P का वैल्यू 14 माइनस 6 बाई 6, 8 बाई 6, 4 बाई 3 आया, और यहां N बाई P का वैल्यू 1 आया। क्या यहां N बाई P का वैल्यू क्या होता है, घटता है। देखो बीटा एमिशन में N बाई P का वैल्यू घटता है। क्या भाई बात समझ में आ रही है? और यहां जो एनर्जी रिलीज होती है वो इसमें और इसमें इंटरचेंज होती रहती है। क्लियर है भाई? बीटा पार्टिकल समझ में आ गया, N बाई P घटेगा। बीटा एमिशन में एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ेगा, और अल्फा एमिशन में एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से घटेगा, मास नंबर 4 यूनिट से घटेगा। क्लियर भाई? बीटा समझ में आ गया। गामा एमिशन आपको पहले ही बता दिया गया था, क्योंकि गामा एमिशन में मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होते, आपको पहले बताया था। क्यों? गामा एमिशन में, क्यों? गामा क्या है, एनर्जी है वो तो। क्लियर है बेटा? इसके बाद आता है पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन, बेसिकली पॉजिट्रॉन एमिशन समझिए क्या है, 1 बीटा प्लस बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा प्लस एमिशन। क्लियर? बीटा प्लस एमिशन क्लियर। तो इसमें होता क्या है, देखिए जैसे 11Na22 से
10Ne22 प्लस 1E0 प्लस न्यूट्रिनो प्लस क्यू वैल्यू। ये देखो, तो यहां पे आप n बाई पी देखिएगा तो 20 माइनस 11/11 आएगा। चेक कर लो, क्लियर? 22 क्लियर है भाई? तो यहां कितना आ जाएगा बेटा 1, और यहां n बाई पी देखिएगा तो 22 माइनस 10/10। चेक करो, क्लियर? तो यहां पे 1.2 आया। यानी क्या n बाई पी रेशियो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो, पॉजिट्रॉन एमिशन में भी n बाई पी रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो मास नंबर 1 यूनिट से बढ़ गया, घट गया। देखो 11 था 10 हो गया। मास नंबर करें, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से क्या हो गया बेटा? घट गया। मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह बीटा चेक कर लो, बीटा में जो मास नंबर होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है। सॉरी, शायद मास नंबर भूल गए थे हम, कोई बात नहीं। एटॉमिक नंबर 6 था 7 हो गया। यानी एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? 1 यूनिट से बढ़ जा रहा है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा। देख लीजिए, क्लियर? अब जो है कैलकुलेशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल्स। क्लियर? अल्फा बीटा पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं? देखो, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मान लीजिए यहां से आपको जो है 82 PB 206 चेक कर लो भाई। देखो, अगर ये दिया है और आप उसमें क्या निकालना है? अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल। तो देखो, अल्फा पार्टिकल में होता क्या है? अल्फा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से, मास नंबर 4 यूनिट से घटता है। बीटा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ता है, मास नंबर में कोई फर्क नहीं आता। इसका मतलब क्या मास नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल केवल अल्फा पार्टिकल है। क्लियर? यानी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इक्वल टू डिफरेंस इन मास नंबर डिवाइडेड बाई 4। चेक कर लो, यानी 238 माइनस 206/4 यानी 32/4 8 अल्फा। ये देखो 8 अल्फा आया। अब बीटा पार्टिकल समझो, बीटा पार्टिकल कैसे निकालना है? देखो ऐसे समझो, हर अल्फा से क्या एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। यानी एटॉमिक नंबर शुड बी, डायरेक्ट लिख लेना, हम तो ऐसे लिख रहे हैं 92 माइनस 8 इंटू 2 यानी 92 माइनस 16 होना चाहिए। चेक करो जल्दी से, 76 होना चाहिए। क्यों? हर अल्फा से 2 की कमी, तो 8 अल्फा से 16 कमी, इतना होना चाहिए। हो कितना गया है? 82। तो हर बीटा से 1 बढ़ता है, तो 76 से 82 होने का मतलब क्या? ये 6 की बढ़ोतरी हो गई है। यानी जो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स आएंगे वो क्या 82 माइनस 76 आएंगे। चेक करो, तो ये 6 बीटा। ये देखो, यानी क्या करना है आपको? डिफरेंस इन मास नंबर बाई 4 कर दिए तो अल्फा पार्टिकल आ गया। अब देखो कि इतने अल्फा, हर अल्फा से 2 की कमी होती है एटॉमिक नंबर में, तो इतना एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो जो होना चाहिए और जो है दोनों का डिफरेंस बीटा पार्टिकल है। क्या भाई अल्फा बीटा निकाल लीजिएगा? देख लीजिए, तो अल्फा बीटा आपको निकालना आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात करें कि भाई रेडियो एक्टिविटी की एप्लीकेशन क्या है, तो पहला नंबर है
एज ऑफ अर्थ, एज ऑफ अर्थ, पृथ्वी माता की उम्र क्या होगी एज ऑफ अर्थ। सो अगर हम एज ऑफ अर्थ की बात करें तो ऐसे सोचो, ये माना गया कि जिस दिन माता आई साथ में यूरेनियम लाई, ये माना गया, यानी जिस दिन अर्थ आई होगी तभी तो भाई यूरेनियम आया होगा, और तब से आज तक डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, यूरेनियम जो डिकम्पोज होता है उसका फाइनल जो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जहां तक डिकम्पोज होता है वो लेड होता है, Ag2Pb206। सो अगर हम ये कहें कि Ag2U238 फाइनल मेंबर जो है Ag2Pb206 है। अच्छा सोचो, जब यूरेनियम बिगिनिंग में तो प्योर यूरेनियम रहा होगा, प्योर यूरेनियम धीरे धीरे डिकम्पोज करते 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 यहां रुक जाता है। तो पहले बताओ, ये है तो यार ये पत्थर ही ना दोनों, तो अल्फा बीटा गामा तो निकल गया, एमिशन है, बाहर निकल गया, लेकिन लेड तो उसी पत्थर में ही रहेगा ना भाई। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। सो अगर मान लीजिए यूरेनियम सैंपल आपने आज लिया, अगर यूरेनियम सैंपल लिया, कब लिया? T=T पर, T=T पर अगर हमने आज की डेट में एक यूरेनियम सैंपल लिया तो उसमें क्या क्या होगा? उसमें कुछ यूरेनियम होगा और कुछ लेड होगा। तो मान लीजिए कि W1 ग्राम इसमें यूरेनियम है और W2 ग्राम लेड है। क्लियर? अच्छा, सारा का सारा लेड कहां से आ रहा है? इसके डीके से। सोचो, सारा का सारा लेड इसके डीके से आ रहा है, या और एक से एक आ रहा है, यानी 1 मोल डिकम्पोज हुआ होगा तो 1 मोल बना होगा। तो अगर मान लो बिगिनिंग में T=0, T=0 का मतलब पृथ्वी जब आई, इसका मान लीजिए N0 मोल था, इसका कितना था? 0। समझ में आया? सो जो है T=0 पे हो गया, T=T मतलब प्रेजेंट डे, आज के समय में, आज के समय में इसका मोल है N0 X, N0 X, आज वाला। क्या ये X बन चुका है? देखिए, तो क्या हम इसमें ये लिखें कि T=T पे जो N0 X है वो बेसिकली W1/238 है, चेक करो, और जो X है वो W2/206 है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या N0 का वैल्यू आ जाएगा? देखो, W1/238 प्लस W2/206, ये देख लो। और जो N0 X है, क्या यही N है बेटा? W1/238, ये लो। तो क्या एज निकल आई? कैसे एज निकली? देखो, एज क्या, लेमडा का वैल्यू 2.303/T, क्या यही फॉर्मूला तो होता है? देखो, तो यहां से क्या हम T का वैल्यू लिख देंगे 2.303/λ, देखिएगा, लॉग W1/238 प्लस W2/206 दिस डिवाइडेड बाई W1/238। ये देखो, इससे जो है एज ऑफ अर्थ आ गई। आसान सा मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं, जिस मेथड से हम इसको एज निकालते हैं उसको बोलते हैं यूरेनियम डेटिंग मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? यूरेनियम डेटिंग मेथड। क्या समझ में आ रही कहानी? देख लीजिए। अगला है एज ऑफ प्लांट्स। एज ऑफ प्लांट्स की बात करें,
इसको हम लोग जो है कार्बन डेटिंग मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड। सो कार्बन डेटिंग मेथड क्या है ये एज ऑफ प्लांट? देखो मान लो ये लकड़ी है, इसकी एज निकालनी। इसकी एज निकालने के दो तरीके समझते हैं। एक एज जो जिस दिन इसका प्लांटेशन हुआ उस दिन से आज तक की एज, दूसरा होगा कि जिस दिन ये पेड़ काटा गया उस दिन से आज तक की एज। तो हम कौन सी एज निकालते हैं? जिस दिन ये पेड़ काटा गया उस दिन से आज तक की एज निकालते हैं। होता क्या है देखो, जब अपर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कॉस्मिक रेस से कंबाइन करती है, ये कॉस्मिक रेस के न्यूट्रॉन है, तो ये बनता है 6C14, चेक कर लो, और 1H1 चेक करो। यानी बेसिकली इन नेचर समझो, इन नेचर C14 एंड C12 बोथ आर प्रेजेंट। क्या समझ में आ रहा है? लिविंग प्लांट एब्जॉर्ब्स बोथ टाइप्स ऑफ CO2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि लिविंग प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? लिविंग प्लांट्स एब्जॉर्ब्स बोथ टाइप्स ऑफ CO2। बोथ टाइप्स ऑफ CO2 का मतलब क्या? C12O2 and C14O2 during the photosynthesis। ये देखिए, लिविंग प्लांट्स जो होगा वो दोनों तरह के CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? सो होता क्या है, कुछ टाइम के बाद देखो, इन लिविंग प्लांट the ratio of C14 and C12 remains constant। कैसे? C12/C14 लगभग 10⁻12:1 ये हो जाता है लिविंग प्लांट में। ये देखो, क्लियर? अब देखो ये बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि प्लांट डेड हो जाएगा। डेड का मतलब क्या? वो आया और काट के ले गया। तो व्हेन द प्लांट इज डेड, समझना भाई, जब प्लांट डेड हो गया, काट दिया गया, व्हेन द प्लांट इज डेड, इनटेक ऑफ C14 इज स्टॉप्ड। क्लियर? मतलब C14 आना तो रुक गया, लेकिन क्या C14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट था? अगर C14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। व्हेन द प्लांट इज डेड, देखो, व्हेन द प्लांट इज डेड, देन amount of C14 decreases। अब ऐसा क्यों? अमाउंट ऑफ C14 क्यों डिक्रीज किया? क्योंकि जो 6C14 है ये वापस चेंज होने लगा। क्लियर? भाई ये तो प्रोसेस होता ही रहता है ना। यानी C14 क्या होने लगा? घटने लगा। लिविंग प्लांट में कांस्टेंट था रेशियो, अब ये रेशियो चेंज होने लगेगा। तो अगर मान लो आपको एज निकालनी है, तो एज निकालने के लिए पता क्या किया जाएगा? आज के डेट का सैंपल, मान लो ये लकड़ी है, इसकी एज निकालनी है, तो इसको अपन क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटली इसको जलाएंगे और देखेंगे कि इसमें C14 और C12 का रेशियो क्या है। क्लियर? फॉर द एज कैलकुलेशन, फॉर द एज कैलकुलेशन, the dead sample of plant is analyzed for the
amount of C14 and C12, and with the help of formula the age can be calculated. Age can be calculated. कैसे? T इक्वल टू 2.303 बाई लेमडा. लेमडा क्या होगा? डिके कांस्टेंट फॉर C14. log C14 बाई C12 at T इक्वल टू 0. C14 बाई C12 at T इक्वल टू T. ये देखो कैसे? T इक्वल टू 0 का मतलब लिविंग प्लांट में. अच्छा देखो, जब लिविंग प्लांट और डेड प्लांट में C12 तो सेम है ना, तो C12 तो गायब हो जाएगा. क्या N0 बाई N आ गया? देखो आंसर आ गया. ये है कार्बन डेटिंग मेथड. क्लियर है? क्या वही बात समझ में आ रही है? देख लीजिए. अब अगला एप्लीकेशन है इसका वॉल्यूम ऑफ ब्लड. वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैलकुलेशन. इस पे जो है क्वेश्चन आ चुका है फिजिक्स में 2 साल पहले, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था. वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैलकुलेशन. कैसे किसी बॉडी का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं कि भाई उसका क्या वॉल्यूम होगा ब्लड का. तो सिंपल सा तरीका है. देखो क्या करते हैं, पहले कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं हम. जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं, क्लियर करो, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं कुछ, जैसे अपन क्या करते हैं इंजेक्शन में भरते हैं और जिसका ब्लड कैलकुलेट करना है उसके लगा देते हैं. मान लीजिए कि आपने देखना 10 ml या B1 ले लेते हैं. अब B1 ml रेडियो एक्टिव एलिमेंट having activity XDPS is, समझिएगा, is injected into the blood. ये लो भाई, अपन ने क्या किया, B1 ml रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जिसकी एक्टिविटी XDPS थी. ठीक है, इंजेक्शन लगा दिए. आफ्टर सफिशिएंट टाइम, समझिएगा ध्यान से इसका मतलब, आफ्टर सफिशिएंट टाइम. अब ये सफिशिएंट टाइम का मतलब क्या है? सफिशिएंट टाइम का मतलब है जिसमें वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो आपने इंजेक्ट किया है बॉडी में पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो जाए, पूरे ब्लड में मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बना ले. ठीक है बेटा. तो आफ्टर सफिशिएंट टाइम V2 ml blood is removed from the body. V2 ml blood is removed from the body. निकाल लिया आपने. अब अच्छा, क्योंकि उसमें ब्लड में तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिल चुका है, तो V2 ml में कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होगा जिसकी एक्टिविटी भी होगी. तो कह रहा है आफ्टर सफिशिएंट टाइम V2 ml ब्लड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड इट वाज फाउंड द एक्टिविटी ऑफ V2 ml is equal to YDPS. क्लियर? यानी जो आपने V2 ml निकाला उसकी एक्टिविटी कितनी आई? YDPS. अब समझिएगा ध्यान से. अब इसमें क्या करते हैं हम, ध्यान सुनिएगा कि आफ्टर सफिशिएंट टाइम जो लिखा है ना, ये T टाइम है. मान लीजिए आफ्टर सफिशिएंट टाइम का मतलब कौन सा टाइम है? T टाइम है. अब इसमें केस बनते हैं क्या? इफ जो आफ्टर सफिशिएंट टाइम है T, मान लीजिए वो बहुत कम है T हाफ से, बहुत कम है T हाफ से. तो अगर T हाफ से बहुत कम है, इसका मतलब हुआ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपन उसका जो डीके है वो हुआ ही नहीं होगा, बहुत कम हुआ, निग्लेजिबल.
यानी जितना रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाले होगे उतना ही है, वो दूसरे में कन्वर्ट नहीं हुआ, हम ऐसा मानेंगे, क्योंकि टी हाफ से बहुत कम, मतलब ऐसे समझो टी हाफ है 8 दिन, आपने 10 मिनट बाद निकाल लिया, तो 8 दिन में आधा होता था, तो 10 मिनट में तो कुछ भी नहीं हुआ होगा भाई, नेग्लिजिबल चेंजेस हुए होंगे। तो अगर ऐसा है तो देखो ध्यान से समझिएगा, B2 ml की एक्टिविटी जो है वो है YDPS। B2 ml की कितनी है? YDPS। तो ऐसे सोचो कि टोटल वॉल्यूम कितना था V, अगर टोटल वॉल्यूम ब्लड का V मान लें और V1 आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलाया था, तो टोटल वॉल्यूम हो गया V प्लस V1। तो अगर B2 ml की इतनी है तो V प्लस V1 की कितनी होगी? Y बाई V2, V प्लस V1 इक्वल टू, आप X लिख दीजिए। देखिए समझिए समझिए, नहीं समझ में आएगा तो अभी बताएंगे। वेयर V क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड, V वॉल्यूम ऑफ ब्लड। यानी ऐसे सोचो, फिर से समझो, V2 ml ब्लड की एक्टिविटी जो है वो है YDPS, B2 ml ब्लड की। अब तो टोटल ब्लड हो कितना गया है? V1 प्लस V तो वॉल्यूम था ही ब्लड का, B1 आपने मिला दिया है ना रेडियो एक्टिव, तो टोटल तो V प्लस V1 हो गया, और होमोजीनियस मिक्सचर है तो V2 ml की इतनी, तो V प्लस V1 ml की कितनी होनी चाहिए? अच्छा, ये कितनी होगी? जितनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की आपने मिलाई थी। क्यों? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके तो हुआ ही नहीं, तो उतनी ही आ जाएगी। ये देखो दूसरा केस है कि FT लगभग टी हाफ के बराबर ही है या थोड़ा कम ज्यादा है, तो फिर इस टाइम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके भी हो गया होगा। अगर डीके हो गया होगा तो देखो कैसे करेंगे। V2 ml ब्लड की एक्टिविटी कितनी है? YDPS। ये देखो V2 ml ब्लड की YDPS, तो V प्लस V1 की कितनी होनी चाहिए? Y बाई V2, V प्लस V1। और ये क्या होगी? ये बराबर होगी एक्टिविटी एट T इक्वल टू T पर, और ये बराबर आएगा लेमडा n के, और ये बराबर आएगा लेमडा n की जगह n नॉट e की पावर लेमडा t। यानी y बाई V2 और V प्लस V1 का वैल्यू देखो, लेमडा n नॉट क्या है? ये है इनिशियल एक्टिविटी जो कि x दी थी e की पावर लेमडा t। ये लो, अब इसको सॉल्व करिएगा तो v का वैल्यू आएगा। दो केस हैं। क्या कहानी समझ में आई? क्लियर है? ये है वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकालना। क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलो। वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकालना क्लियर हुआ भाई कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैसे निकलेगा? एडवांस का क्वेश्चन है, देख लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस पहले वाले से ही हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि उसमें दिया था शायद 8 घंटे हाफ लाइफ, 8 दिन हाफ लाइफ है और 8 घंटे में निकाला, तब भी ठीक है। क्लियर है? देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।